तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आज बड़ी अजीबोगरीब अपडेट है। भारत के पंजाब में बाढ़ आई है, इधर पाकिस्तान में भी बाढ़ आई है। ये दोनों देश बाढ़ से पीड़ित थे कि इधर अफगानिस्तान में भूकंप आ गया और अचानक से इस भूकंप ने इतनी जिंदगियां निगल ली कि शायद जंग जैसी स्थिति में इतनी जिंदगी आ जाती है। बात लगभग 11:47 के आसपास की है। अफगानिस्तान में दो जगह लगती है, एक नगरहार और एक कुनार। इन दोनों जगहों पे 11:47 के आसपास भूकंप के अचानक से झटके आते हैं। पहले से कोई अंदेशा नहीं था कि भूकंप आएगा। भूकंप आया भी तो लगभग 6.3 मैग्नीट्यूड की तेजी का। अब वहाँ पे इत्तफाकन जितने घर थे वो कच्चे थे, जो बड़े घर भी थे वो काफ़ी पुराने थे। चूँकि इस समय अफगानिस्तान की हालात कैसे आपको पता ही है, वहाँ की डेमोक्रेसी, वहाँ की जीडीपी, वहाँ की ग्रोथ, ये सब बड़ी मुश्किल में है। तो जब भूकंप आया तो चूँकि रात का वक्त था, ज़्यादातर लोग घर के अंदर थे, बड़ा परिवार था, तो चंद सेकंडों के अंदर जितने घर थे वो गिर गए। और जैसे ही घर गिरे तो घर के अंदर जो लोग मौजूद थे, इससे पहले को कुछ समझ पाते, कुछ जान पाते, मलबों के नीचे दब गए। अभी तक की जो रिपोर्ट आई है कि 800 से 1000 लोग इसमें मारे गए हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो सरकारी आंकड़े होते हैं हमेशा एक्चुअल आंकड़ों से कम बताए जाते हैं। घायलों की जो तादाद है वो भी लगभग 1500 से 2000 के आसपास है। इनकी भी ज़िंदगियां बड़ी मुसीबत और मुश्किल में है। इधर अब लोग सरवाइव कैसे करें, चूँकि अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है मैंने बताया कि बड़ी गड़बड़ है। तो ऐसे हाल में इतने लोगों का इलाज, इतने लोगों का भरण पोषण मुश्किल है अफगानिस्तान के लिए। भारत ने मदद की, सबसे पहले 1000 टेंट भेजे, साथ ही 15 टन खाना। यानी इतना खाना तो है कि इतने लोग जो पीड़ित हैं, जिनका परिवार पीड़ित है, जो इंजर्ड है, तो एक आध हफ्ते 10 दिन तक आराम से बैठ के खाएंगे। 15 टन के करीब खाना भारत से गया, साथ ही 1000 के करीब टेंट गया। यानी जितने घर गिरे हैं हर घर को कम से कम टेम्पररी तौर पे एक टेंट मिल जाएगा। बाकी फिर अपना वो मेहनत करेंगे, सरकार अगर सपोर्ट करेगी तो घर फिर से बनाएंगे। अब जितनी ज़िंदगियाँ चली गई उनका तो कोई हिसाब नहीं। सेम सिचुएशन पाकिस्तान में है। बाढ़ की वजह से न जाने कितने लोग वहाँ पे मर रहे हैं, हज़ारों लोग मर चुके हैं। भारत को भी इंसानों का तो कम लेकिन जानवरों का बड़ा नुकसान हुआ। वीडियोस निकल के सामने आ रहे हैं कि जो जानवर हैं पंजाब वगैरह में, यानी जो भैंस है, जो गायें हैं, जो बैल हैं, बाढ़ में बेचारे बह गए। जो बह ना सके वो डूब गए और सबकी बड़ी दर्दनाक तौर पर मौत हुई है। तो कुदरत का ऐसा खेल है कि कभी कभार कुदरत ऐसे गिफ्ट दे देता है कि देश आबाद हो जाता है, और कभी कभार ऐसे जलजले ला देता है कि देश बर्बाद हो जाता है। तो यही जलजला आप समझ सकते हैं। खैर, अब आज की कहानी का रुख करते हैं। आज की कहानी भी किसी जलजले से कम नहीं है। इस कहानी को जब आप सुनेंगे, सुनने के बाद क्या साहिल मुस्कान, क्या श्रद्धा आफ्ताब, क्या सरस्वती मनोज, जितनी भी केसेस मैंने आपको खुद सुनाए हैं, जितने भी केसेस आपने अलग अलग जगहों पे सुने हैं, ये तमाम केस आज आपको छोटे लगेंगे, क्योंकि जितनी विभत्स तरीके से इसमें कत्ल हुआ है, ऐसे कत्ल की कहानियां बहुत कम आती हैं। बात अलीगढ़ की है। अलीगढ़ में एक थाना लगता है, छर्रा थाना। बात इसी साल 2025 में इसी छर्रा थाने की है। दरअसल इसी छर्रा थाने में एक भट्ठा है और बात अभी चंद दिन पहले की है। इसी भट्ठे पे अचानक से कुछ मजदूर काम करते हैं। चूँकि बरसात का मौसम है तो भट्ठे वट्ठे पे काम ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन जब भी थोड़ा सा गलीमत होती है तो लोग जो ईंटें पथ गए हैं, जिनको साइज शेप में ला दिया गया, उनको फिर सुरक्षित जगहों पे रखना और फिर उनको धूप दिखाना। चूँकि एक बार वो सूखें फिर उनको उठा के भट्ठे में डाला जाए तो फिर वहाँ पे वो पकें, यही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे भी लोग मौका देखते हैं कि भाई धूप हो तो कुछ काम कर लेना, ही तो फिर ना करें। तो कई दिनों बाद धूप निकली, लगभग 3 से 4 दिन बाद वहाँ पे उस भट्ठे पे कुछ मजदूर जाते हैं। जैसे ही मजदूर वहाँ पे जाते हैं उन्हें बड़ी अजीब दुर्गंध आती है। तो चूँकि बरसात में गांव में अक्सर ऐसा होता है कि कहीं कोई कुत्ता मर गया, कोई सियार मर गया, कोई और जानवर मर गया। आजकल तो गाय वाय भी काफ़ी इस मौसम में इन्फेक्शन की वजह से, बीमारियों की वजह से मर जाती हैं। तो बदबू बड़ी तेज़ थी। भट्टे पे लोग काम करने गए और बदबू जब उन्हें महसूस हुई तो शुरू में लगा कि भाई होगा कोई जानवर, अभी कोई दूसरा जानवर उठा ले जाएगा। लेकिन इत्तफाकन जैसे जैसे हवा चले बदबू इतनी तेज़ थी कि फिर काम करना मुश्किल हो गया। और बदबू ख़त्म होने का कोई इलाज भी नहीं। इन्होंने कुछ अगरबत्ती वगैरह सुलगाई, लेकिन कोई मतलब बना नहीं। अब दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना वहाँ पे जैसे तैसे करके जाया जाए।
और उस जानवर को या तो खन के दफना दिया जाए या फिर कहीं और फेंक दिया जाए, क्योंकि जब तक वो जानवर सड़ता रहेगा काम करना मुश्किल है। अभी बात जब आसपास के लोगों के दिमाग में आई तो फिर आसपास के लोगों ने फैसला किया कि चलो चलते हैं। अब फावड़ा वगैरह लेके वो लोग वहाँ पहुँचे जो भट्टे पे काम करने वाले थे। लेकिन जैसे उस झाड़ी के पास पहुँचते उन्होंने जो कुछ देखा, उसको देखने के बाद मानो चीख निकल गई, क्योंकि इससे पहले इन तमाम लोगों ने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी। दरअसल वहाँ पे एक इंसान की लाश थी। लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी, कीड़े शरीर पे रेंग रहे थे और शरीर के कई सारे ऐसे अंग थे जिसको ऐसा लगा कि किसी ने नोच दिया हो। यानी जितनी विभस्त लाश आप सोच सकते हैं उतनी विभस्त लाश थी। अब ये चीज़ जैसे आसपास के लोग देखने के बाद तो चीख पुकार मच गई। फौरन भट्टा मालिक को फ़ोन गया। भट्टा मालिक फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है, बॉडी को देखती है तो वो भी सन्न रह जाती है कि ये कैसी बॉडी है। फौरन बॉडी अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फाइनली जब पोस्टमार्टम होता है, जो रिपोर्ट उसमें आए उसको देखने के बाद पुलिस वाले और हिल गए। उस रिपोर्ट में मेंशन था कि इस आदमी को कम से कम 5 दिन पहले मारा गया है। मारने से पहले इसके दोनों हाथों को बांधा गया है। बांधने के बाद इसका पेट फाड़ा गया है। इसके सर से चमड़े सहित तमाम बालों को उखाड़ लिया गया है। शरीर पे तेजाब फेंका गया है। यानी इस आदमी को इतनी यातनाएं दे के मारी गई है कि शायद कोई हैवान ही ऐसा करेगा। यानी पेट फाड़ना, सर खोल देना, बाल उखाड़ लेना, चमड़ी उखाड़ लेना, तेजाब फेंक देना, हाथ बांध के मारना, यानी बहुत बुरी तरीके से इसको टॉर्चर किया गया था। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं तो देखने के बाद सन्न रह गए। भाई कत्ल होना आम बात है, लेकिन इस हिसाब से ब्रूटल मर्डर होना, पुलिस वालों ने भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले अब यही सवाल था कि आखिर मरने वाला कौन है। तो मरने वाले के बारे में पता करना शुरू किया। तो जब मरने वाले के बारे में पता करना शुरू किया तो सबसे पहले पुलिस वालों ने अपने रिकॉर्ड संभाले, अपने थाने में, आसपास के अलग अलग और थानों में, कि क्या कोई शख्स गायब है, कोई गुमशुदगी की कंप्लेन। अब अपने थाने में जब पुलिस वालों ने चेक किया तो कुछ खास बात बनी नहीं, लेकिन इत्तेफाकन एक थाना लगता है छर्रा थाना। जब उस थाने में चेक किया तो पता चला कि हाँ, एक शख्स गायब है जिसका नाम यूसुफ है, उम्र लगभग 28 साल। अच्छा, इधर जो पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें भी डॉक्टर ने लगभग 28-30 साल की उम्र बताई थी। गायब होने की तारीख भी लगभग सेम। पुलिस वालों को लगा कि शायद मरने वाला यूसुफ ही हो। पुलिस की टीम ने यूसुफ के परिवार से कनेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद यूसुफ के अब्बाजान को बुलाया। यूसुफ के अब्बा भूरे खां जब पहुंचते हैं, लाश देखते हैं, मुकर जाते हैं। कहते हैं कि नहीं साहब, ये मेरा बच्चा नहीं है। लेकिन अब कपड़े और बाकी चीज़ें, ताबीज़, इन तमाम चीज़ों को जब पिता देखता है, देखने के बाद टूटता है, रोते हुए कहता है कि साहब मेरा बेटा है। इसके बाद पुलिस वाले बॉडी को पिता के हवाले करते हैं। जैसे तैसे करके उस सड़ी गली लाश को घर पे लाया गया। जैसे तैसे करके फिर गड्ढा खोद के उसका अंतिम संस्कार किया गया, चूँकि यह बाकी जो रीति रिवाज थे वो पॉसिबल नहीं थे। इधर माँ का रो रो के बुरा हाल, परिवार अलग टूट गया। इधर अब पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं कि भाई एक आदमी इस तरह से कैसे मारा जा सकता है। पिता से इस आदमी के बारे में पूछा कि भाई कौन है ये, क्या करता है। पिता ने बताया कि साहब ये मेरा बेटा है, इसका नाम यूसुफ है, ये 28 साल का है, शादीशुदा है और आसपास पल्लेदारी, लेबर, मजदूरी यही सब करके अपना काम करता है। इसकी पत्नी है जिसका नाम तबस्सुम है। 2 बच्चे हैं इसके, असलान और अदनान, लगभग 5 साल 7 साल इनकी उम्र है। बाकी सब हम मजबूर लोग हैं, हमारी किसी से क्या दुश्मनी। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो फिर कहते हैं कि भाई जब आप मजबूर हो, आपकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, तो फिर कातिल कौन है। परिवार वाले कहते हैं कि साहब यही सवाल तो हम पूछ रहे हैं आपसे। बहरहाल पुलिस वाले अब जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछताछ, इधर फिर जहां जहां ये शख्स गया था वहां पूछताछ, कहीं से कोई जानकारी नहीं। कॉल डिटेल खंगालने की कोशिश की इस उम्मीद में कि वहां कुछ मिल जाए, वहां भी कुछ नहीं मिला। मामला गांव का था तो कैमरे वैमरे के कोई चांसेस थे नहीं।
तो वहाँ से भी कुछ बात नहीं बनी। आसपास के लोगों से पूछा कि क्या इस शख्स की किसी से कोई दुश्मनी थी। आसपास के तमाम लोगों ने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं साहब, इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, बड़ा नेक दिल बनता था, ये घर परिवार की मदद करता था, किसी से ना कोई ज़मीनी विवाद था, ना कहीं कोई मैटर था, ना कभी किसी से कोई लड़ाई हुई, ना कभी किसी से झगड़ा हुआ, तो फिर कत्ल क्यों हुआ। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं। वक्त रेत की तरह आगे बढ़ता चला जा रहा। हफ्तों गुजर गए, कातिल का कुछ अता पता चला नहीं। कातिल तो छोड़िए, मोटिव क्या था वो भी नहीं पता चला। लेकिन हफ्ते भर बाद फिर इधर जो पिता था एक दिन फिर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद काफ़ी गंभीर लहजे में कहता है कि साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। पता नहीं मेरी बात सही है या गलत है, लेकिन जो मुझे लगा वो मुझे लगता है कि आपसे एक बार शेयर करना चाहिए। पुलिस वालों ने कहा कि बताइए भाई। चूंकि वैसे ही बात कुछ बन नहीं रही थी, तो जो भी आदमी जानकारी दे दे उसी से कुछ कंक्लूजन निकालना था। अब क्या हुआ कि पिता ने कहा कि साहब, आमतौर पे किसी का शौहर मरता है तो बड़ी दुखी होती है, लेकिन मेरी बहू न तब से घर आई और उसका जो लहजा है बात करने का, बोलने का, ये तमाम चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि किसी का पति मरे और इस हिसाब से घूमे। ये बात जब पुलिस वाले सुनने के बाद पूछते हैं क्या हुआ, तब ये महिला बताती है, या फिर जो पिता थे वो बताते हैं कि आप एक बार उससे पूछिए। उसके बाद पुलिस वाले तफ्तीश करते हैं, इस महिला को उठाते हैं। उठाने के बाद जो कहानी निकल के सामने आए उसको जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। और एक महिला अपने पति से कितना नफरत कर सकती है ये भी आपको पता चल जाएगा। बात कई महीने पुराने की है। सब कुछ ठीक था। इधर तबस्सुम अपने पति के साथ खुश रहती थी, शादीशुदा जिंदगी भी आगे बढ़ी, 2 बच्चे हो गए। लेकिन इसी दौरान इन दोनों की जिंदगी में एक शख्स एंट्री मारता है जिसका नाम था दानिश। दानिश देखने में बेहद हैंडसम था, खूबसूरत था। ये चीज़ जैसे ही पत्नी देखती है, देखने के बाद मन ही मन दानिश को पसंद करती है। पसंद करने के बाद एक दिन मौका देख के दानिश को बताती है कि मैं तुमको पसंद करती हूँ। दानिश जब तबस्सुम को देखता है, देखने के बाद पाता है कि भाई तबस्सुम भी बड़ी खूबसूरत है। फ़ौरन वो भी कहता है कि कहाँ तुम इस अजीब किस्म के इंसान के पीछे पड़ी हो, मेरे साथ रहो। लड़की का भी मन था, लड़के का भी मन था। मौका देख के दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत ठीक ठाक आगे बढ़ती रही, दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे। जब भी मौका मिलता दानिश घर आता, तबस्सुम से मिल लेता। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, इन दोनों के बातचीत का सिलसिला, मिलने जुलने का सिलसिला आगे बढ़ता गया, तो फिर कहीं ना कहीं यूसुफ को भी भनक लग गई। अब यूसुफ को भनक लगे तो यूसुफ ने रोकथाम करनी शुरू कर दी। उसने रोकना शुरू किया, कहा कि नहीं, ये सब चीज़ें ठीक नहीं, बात नहीं करोगी। अब कायदे से कोई समझदार महिला होती तो उसको लगता है कि भाई मैंने गलती की, मेरा पति मुझे पकड़ चुका है, मैं रुक जाती हूँ। लेकिन तबस्सुम को लगा कि इसने मुझे पकड़ा क्यों, इसकी गलती है। इसने दानिश से कहा कि देखो, अब मेरा पति सब कुछ जान चुका है, बात नहीं करने देगा, मिलने उलने का तो तुम भूल जाओ। तब दानिश ने पूछा कि क्या कर सकते हैं। तब तबस्सुम ने बताया कि अगर हम तुम मिल के इसको रास्ते से हटा दें तो फिर मिलने जुलने में कोई दिक्कत नहीं, और घर में काफ़ी पैसा प्रॉपर्टी वो भी हमारी हो जाएगी, तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तुम उससे शादी कर लेगा, तुमको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मुझे तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। दानिश को भी लगा कि यार बात तो ठीक है, लेकिन अब कत्ल करें कैसे। सुपारी किलर बुला नहीं सकते, गोली बंदूक मारेंगे तो फंस जाएंगे, जेल चले जाएंगे, जहर देंगे तो पोस्टमार्टम में मामला फंस जाएगा, एक्सीडेंट करने का कोई चांस नहीं बना, तो करें क्या। ये तमाम चीज़ें लोग सोचते रहे। इसी दौरान इन सबके दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया दोनों को पसंद आया, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना था। अब इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले दानिश यूसुफ के पास जाता है। जाने के बाद उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि भैया जो गलती हुई उसको भूल जाओ, नई शुरुआत करते हैं, क्यों एक फालतू के इतिहास के चक्कर में हम तुम लड़ें। यूसुफ ये बात सुनता है, सुनने के बाद उसे भी लगता है कि चलो ठीक है यार, क्यों लड़ना। यूसुफ यूं ही परेशान था नौकरी वोकरी को लेके भी। जैसे ये बात दानिश सुनता है, फ़ौरन कहता है कि अरे नौकरी की क्या चिंता, मैं हूं ना। इसके बाद दानिश कहता है कि चलो तुमको पल्लेदारी की। पल्लेदारी का मतलब वही कि किसी के घर से सामान उठाओ
बोरी वगैरह, उसको लेके किसी गाड़ी पे लोड कर दो, लोड करके फिर उतार लो, यही काम जो गांव में अक्सर लोग करते हैं। पल्लेदारी का काम तुमको करवा दूं, लगभग 300-400 रुपये दिहाड़ी मिलेगी, ठीक ठाक जिंदगी चलेगी। इससे भी लगा कि भाई चलो ठीक है, कुछ नहीं से कुछ ही सही। इसके बाद तय टाइम पे दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद दानिश यूसुफ को कहता है कि गाड़ी पे बैठो। इसके बाद यूसुफ को लेके वो एक जगह पे जाता है। यूसुफ को लगा कि शायद यहीं पे काम मिलेगा, यहीं पे काम मिलेगा। उस बेचारे को पता ही नहीं था कि इसको कत्ल करने के लिए लेके जाया जा रहा। जैसे ही यूसुफ को लेके वो पहुंचता है, वहाँ पे तबस्सुम मिलती है। दोनों मिलके यूसुफ को बुरी तरीके से पीटते हैं, तब तक मारते हैं जब तक यूसुफ बेहोश नहीं हो जाता। हर बार यूसुफ ये सवाल पूछता रहा कि क्यों मार रही हो, मैंने क्या किया है। लेकिन एक महिला जब निर्दयी हो जाए तो कितना हो सकती है, बताने की आवश्यकता नहीं। पीटते 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 फिर तब तक पीटा गया जब ये बेहोश नहीं हो गया। बेहोश होने के बाद इसको पेड़ से बांधा गया, हाथ पीछे करके। इतने पे भी मन नहीं भरा तो फिर इसका पेट फाड़ दिया गया किसी धारदार हथियार से। मर गया। मरने के बाद दिमाग में ख्याल आया कि ऐसा तो नहीं है कि बॉडी की शिनाख्त हो जाए, तो क्या करें। फिर आया कि सबसे पहले सर से चमड़ा छीलो और खोपड़ी तक छील दो। इतना भी किया गया। फिर भी डाउट हुआ कि अगर इतने पे भी पहचान हो गई तो फिर ये हुआ कि तेजाब डाल के जला देते हैं। उसके बाद उस बॉडी को वहाँ से खोल के उसे भट्ठे के पीछे झाड़ी में लेके जाया गया। जाने के बाद तेजाब डाल के तब तक जलाया गया जब तक सारी स्किन जल नहीं गई। और फिर आया कि यहाँ पे अब कोई आने वाला तो है नहीं, फेंक देते हैं, 1 महीने में बॉडी सड़ जाएगी। बॉडी लगभग गल ही चुकी थी, वहाँ से फेंक के आते हैं। और फेंकने के बाद जब भट्ठे वाले देखते हैं तब इतनी पूरी कहानी पता चली। अब ये पूरी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं। सुनने के बाद जो आईओ थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, 20 मिनट तक शॉक में थे कि आखिर एक महिला अपने पति को मारे, ये तो आम बात है, लेकिन इतनी निर्दयता से क्यों मारे। यानी पेट फाड़ देना, सर उखाड़ देना, तमाम ब्रूटलिटी जो आप सोच सकते हैं। तो आज के टाइम में कब किससे कौन कितनी नफरत कर ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे लगा इस कहानी के माध्यम से आपको जागरूक किया जाए कि पत्नी भी कुछ गलत कह रही है तो भैया खामोश हो जाओ, तलाक ले लो, लेकिन रोकथाम ना करो, नहीं तो फिर मुसीबतें बढ़ेंगी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। अब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।